नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। राजस्थान में हर दिन जिस तरह से राजनीतिक घटनाक्रम आगे बढ़ रहा है, आज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष यानी कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो राजस्थान पहुंचे और एक दिन की यात्रा में जेपी नड्डा ने क्या कुछ किया, कितनी बैठकें की, कितने बुद्धिजीवियों से मुलाकात की, इन सब से भी ज्यादा जरूरी बात यह कि वो जयपुर पहुंचे और दिल्ली से एक लिस्ट निकली। उस लिस्ट में जो नाम आए उसमें एक नाम वसुंधरा राजे को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पार्टी का। हालांकि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वो अभी है, दोबारा उस पद पर उनकी नियुक्ति के क्या मायने हैं, आज हमारे खास मेहमानों के साथ विस्तार पर इसी से चर्चा करेंगे। साथ ही राजस्थान में और क्या कुछ चल रहा है इसको भी जानेंगे हमारे वरिष्ठ साथियों के साथ। शैलेंद्र धावाई बीजेपी से हमारे साथ है, अरुण शर्मा कांग्रेस से, गुलाब बत्रा जी, राजीव शर्मा जी हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार साथी हैं वो हमारे साथ है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जगदीश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शैलेंद्र धावाई जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे बहुत समय से हैं, आज फिर से उनकी नियुक्ति की चिट्ठी निकालने की क्या मायने हैं? मीना जी, आप देखिए, हमारे माननीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने जो वापस एक नई लिस्ट निकाली है, उसमें माननीय वसुंधरा जी को उपाध्यक्ष के पद पर बरकरार रखा है। और जैसा आपने देखा होगा, सचिव के पद पर भी अलका गुर्जर जी बरकरार रही हैं। संगठन में महामंत्री का जो पद है वहां पर भारतीय जनता पार्टी के केंद्र के संगठन में, उसमें बंसल जी का भी पद बरकरार रखा गया है। और निश्चित रूप से आप देखिए, जो मान सम्मान हमारे वसुंधरा राजे जी को मिलना चाहिए, वो पूरी पार्टी उनको मान सम्मान देती है, क्योंकि हमारी वो वरिष्ठ नेता हैं, 2 बार की मुख्यमंत्री रही हैं, केंद्र में मंत्री रही हैं, अध्यक्ष रही हैं भारतीय जनता पार्टी की। उन्होंने लगातार भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में मजबूत किया है और आने वाले समय में भी आप देखेंगे वो भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करेंगी और यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जी, वसुंधरा राजे को लेकर पिछले लगभग लंबे समय से, वैसे तो, लेकिन जब से चुनावी माहौल बना है तब से लगातार जो सवाल उठ रहे थे, उनके बीच में आज जो पद उनके पास पिछले लंबे समय से था राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का, उसका एक तरह से एक्सटेंशन होना और उसका लिस्ट दोबारा निकालना, क्या मतलब है इसका? क्या मायने समझे राजस्थान की जनता इससे? क्या वसुंधरा राजे की भूमिका समझे? देखिए मीना जी, इसका वैसे तो कोई मीनिंग ही नहीं है। जो आप इसके राजनीतिक मीनिंग निकाल रहे हैं ना, वो ये है कि पार्टी उनको वापस अपने केंद्रीय संगठन में रख देकर ये बताना चाहती है कि उनको अभी राजस्थान के लिए फ्री नहीं किया गया है। केंद्रीय संगठन में ही वो अपना काम पूरा करेंगी और जैसा पहले कर रही थी, आप जानती है कैसे कर रही थी, तो वैसे ही वो अभी भी करती रहेंगी। वैसे इस लिस्ट में जो नड्डा जी ने लिस्ट जारी की है, अरुण जी ने जारी की है नड्डा जी के बिहाफ पर, उस लिस्ट में उपाध्यक्ष तो तीनों एक ही रहे हैं। रमन सिंह जी भी पहले उपाध्यक्ष थे, वसुंधरा जी भी थी, और ये इस तरीके से तीनों उपाध्यक्ष एक जैसे ही बनाए रखे हैं। यानी कि उसमें कोई चेंजेस ऐसा मेजर हुआ नहीं है। और चेंज नहीं होने का सीधा सीधा मतलब ये है कि वो अभी इस बारे में पार्टी कुछ भी बोलना नहीं चाहती कि वसुंधरा जी को राजस्थान में चुनाव का नेतृत्व सौंपा जाएगा या उनको चुनाव में उनकी भूमिका को अलग से तय किया जाएगा। तो ये तय होना अभी बाकी है। जी, तो आपका कहना है कि पार्टी अभी कोई संदेश देना नहीं चाहती, लेकिन केंद्रीय स्तर पर उन्हें रखकर और राजस्थान में भूमिका नहीं देकर लगभग तो राजीव तिवारी जी स्पष्ट कर दी पार्टी क्या करना चाहती है। आवाज नहीं आ रही, ऑडियो थोड़ा सा इको है। कुछ तकनीकी परेशानी है। अभी आप मुझे सुन पा रहे हैं? मेरा राजीव तिवारी से सवाल ये, जगदीश जी कह रहे हैं कि बीजेपी कोई स्पष्टता नहीं करना चाहती है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर उसी भूमिका में रखकर आज चिट्ठी निकालने का मतलब कुछ स्पष्टता करना भी है कि उन्हें दिल्ली में ही रखना है, राज्य में नहीं रखना है। अभी लगभग जो कहा जा रहा है वही सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, और यही वजह है कि वसुंधरा राजे ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर कहीं कोई इस बात का जिक्र नहीं किया। देखिए, अभी जैसे
एक दिन पहले प्रधानमंत्री खुद सीकर आए थे और उन्होंने वहां से घोषणा की थी कि मोदी की गारंटी है। तो उससे ये साफ हो गया था कि प्रदेश में जो चुनाव बीजेपी लड़ेगी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही लड़ेगी। उससे पहले वो कोई चेहरा, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पहले ही कितना युद्ध चल रहा है कि कौन नेता बने क्या हो, तो बहुत सारे उम्मीदवार नेता पद के लिए बीजेपी में तैयार हैं। लेकिन प्रधानमंत्री ये स्पष्ट कर गए थे कि ये चुनाव जो है मोदी वर्सेस होगा, कांग्रेस और जो दूसरी पार्टियां हैं उनके होगा। तो ये जो लिस्ट जारी करी है उसमें सीधा सा है, अलका गुर्जर जी को भी वहीं अपने सचिव वाले पद पर रखा है कि असंतोष को और ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहती बीजेपी, सबको वही पद दे दिए। सबकी वही है कि भाई आप इस पद पर, आप राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर काम करेंगे, आप राष्ट्रीय सचिव के पद पर काम करेंगे, जिससे ये संदेश कार्यकर्ताओं के बीच में ना जाए कि किसी को का कद घटाया गया है या किसी का कद बढ़ाया गया है। तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए ही आज अरुण सिंह जी ने जो नड्डा जी के बिहाफ पे वो जो लिस्ट जारी करी है उसमें बहुत ज्यादा कोई ऐसे परिवर्तन भी नहीं किए गए हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी अभी चुनाव होने, मध्य प्रदेश में भी होने, राजस्थान में भी होने, मिजोरम में होना, तो कहीं पर भी ऐसा बहुत बड़ा उन्होंने संगठन में चेंज नहीं किया है। उसके पीछे कारण जो मैं समझता हूँ वो यही है कि पार्टी में जो असंतोष है लोगों में और जो मनभेद या मतभेद है उनमें एक तरीके से वृद्धि ना हो, बड़े ना हो। जी गुलाब बत्रा जी, राजीव तिवारी जी और जगदीश शर्मा जी जिस बात का इशारा कर रहे हैं, तस्वीर समझ में आ रही है कि वसुंधरा राजे अब राजस्थान की राजनीति में चेहरा नहीं होंगी। केंद्र लगभग ये हर दिन स्पष्ट करता जा रहा है। हेलो, हाँ मेरी आवाज आ रही है? जी जी गुलाब जी आ रही है। अब आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपका ऑडियो ऑन करिए। हाँ अब आवाज आ रही है? जी अब आ रही है। आज शनिवार है और राजस्थान में परंपरा है कि शनिवार को थर्पणा की जाती है। और आप देखिए कि आज जो पदाधिकारियों की जो सूची जारी हुई है उनकी संख्या है 38। अब आपको देखिए जब एनडीए ने अपनी बैठक आयोजित की थी इंडिया के मुकाबले, उसमें 38 दल शामिल थे। तो आज वो संख्या को बरकरार रखा गया है। एक बात, दूसरी बात जो इसके साथ मैं जोड़ना चाह रहा हूँ, वो संख्या 41 हो गई थी उस दिन, है हाँ नहीं है, उसका खुलासा अभी तक हुआ, खुलासा अभी तक नहीं हुआ, पर माना 38 ही गया था, पर वो 38 की संख्या को बरकरार आज रखा गया है। दूसरी बात, आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा खुद आज जयपुर पधारे हुए हैं। जयपुर में अगर आप देखिए कि जो 1-to-1 जो आज बैठक हुई है, कोर कमेटी की बैठक, उसमें जब बैठक की शुरुआत हुई है तो देखिए सबसे पहले जेपी नड्डा ने, और जो चित्रों पर पुष्पांजलि और दीप प्रज्वलन होता है उसके बाद सबसे पहले नंबर जेपी नड्डा के बाद वसुंधरा जी को दिया है, और उसके बाद जो प्रभारी हैं प्रहलाद जोशी, और उसके बाद उनको गजेंद्र शेखावत वो तीसरे नंबर पर रहे हैं। तो इस तरह अगर आपको ध्यान हो तो पिछली बार उदयपुर की मीटिंग में अमित शाह जब आए थे उन्होंने अपने भाषण से पहले वसुंधरा जी का भाषण करवाया था। दूसरी तुलना में जब सीकर में प्रधानमंत्री अभी आए थे तब उन्होंने किसी का संबोधन, जब अपना भाषण शुरू किया मोदी जी ने, उन्होंने किसी का भी संबोधन नहीं किया, पहली बार ऐसा हुआ है ये। और जो जगदीश ने और पारी जी ने जो किया, मैं जो समझ रहा हूं कि यह है कि राजस्थान की राजनीति को अभी नाप तोल के देखा जा रहा है। और आज जो कोर कमेटी की बैठक हुई है उसमें मेरे ख्याल में पहली बार नड्डा जी ने 1-to-1 जो बातचीत की नेताओं से, पार्टी के नेताओं से, उसके पीछे जो मेरा आकलन है वो ये है कि कई बार ऐसा होता है कि सामूहिक रूप में कोर कमेटी में जब मुद्दा है कोई, तो उसको शायद हो सकता है कि लिहाज बस एक दूसरे का स्पष्ट नहीं कह सके, कुछ लिहाज मोहब्बत हो जाती है। लेकिन 1-to-1 में अगर बातचीत होती है, क्योंकि पार्टी के प्रेसिडेंट उनसे 1-to-1 बातचीत कर रहे हैं, वो भी कोर क्वेश्चन होंगे, क्रॉस क्वेश्चन भी होंगे उसमें, और ये अनुमान लगाया जा सकता है कि किन नेताओं का क्या व्यू है वसुंधरा जी के बारे में, पार्टी संगठन के बारे में, आपकी चुनाव की रणनीति के बारे में,
चुनाव से संबंधित मुद्दों के बारे में। ये जो सारे बिंदु हैं, इन बिंदुओं पर 1 to 1 हर एक जो कोर कमेटी के मेंबर हैं, क्योंकि कोर कमेटी का एक महत्वपूर्ण स्थान है पार्टी के संगठन में भी, और आगे विधानसभा जो चुनाव है उसकी रणनीति बनाने में, उसके मुद्दे तय करने में, चुनाव प्रबंधन के बारे में। तो इसके बाद मैं समझता हूं कि जब ये अजय जेपी नड्डा साहब जो लौटकर जाएंगे, उसके आधार पर और बाकी नेताओं से, हाईकमान के नेताओं से बातचीत करके निश्चित रूप से राजस्थान की राजनीति में और वसुंधरा जी को, क्योंकि ये बात सही है कि विधानसभा चुनाव में कोई ना कोई जिम्मेदारी, अभी चूंकि कई कमेटियां बननी है, चुनाव प्रबंधन की कमेटियां बननी है, संचालन समिति की बैठक बननी है, अब उनको क्या रूप दिया जा सकता है, क्या पद दिया जा सकता है, ये भविष्य बताएगा। जी, उम्मीद पर दुनिया कायम है और राजनीति तो सबसे ज्यादा कयासों पर चलती है। उम्मीद वसुंधरा राजे ने, लेकिन आज वसुंधरा राजे जिस तरह से जो फ्रंट चेयर्स हैं उनमें भी बैठे हुए नजर नहीं आ रही हैं। फ्रंट चेयर पे बैठे हैं जेपी नड्डा, उनके साथ बैठे हैं प्रभारी जोशी, दूसरी तरफ बैठे हैं अध्यक्ष जोशी और फिर अरुण सिंह। 4 चेयर्स, कुर्सियां फ्रंट में लगी है। किस्सा कुर्सी का लगातार चल रहा है राजस्थान में बीजेपी में। आज बीजेपी की जो वसुंधरा राजे का पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के नाम पर जो लिस्ट दोबारा, यानी कि वो पहले भी इसी पद पर थी और आज दोबारा इस पद के नाम पर उनकी लिस्ट जारी करके कहीं ना कहीं बीजेपी ये स्पष्ट करती जा रही है कि वसुंधरा राजे जो हैं वो अब समझ लें कि 2 बार मुख्यमंत्री रहने के बाद अब बीजेपी सामूहिक नेतृत्व पर ही, मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ेगी। और हाल ही में शेखावाटी में 2 दिन पहले प्रधानमंत्री आए, तब भी मोदी की गारंटी, हालांकि गारंटी शब्द को लेकर कांग्रेस पार्टी ने कहा कि पहली बार अशोक गहलोत जिस तरह गारंटीज का जो है वो एक के बाद एक घोषणाएं करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अब गारंटी की बात करने लगे हैं। राजस्थान में अशोक गहलोत का जो मॉडल है उसकी वजह से प्रधानमंत्री को इन शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ा, ऐसा कांग्रेस लगातार पिछले 2 दिन से कह रही है। अरुण शर्मा जी, नरेंद्र मोदी की गारंटी, वसुंधरा राजे की गैर मौजूदगी कांग्रेस पार्टी के लिए किस तरह का काम करेगी? सबसे पहले तो आप सभी पैनलिस्टों को मेरा प्रणाम। गुलाब जी आए हुए हैं, जगदीश जी हैं, काफी सीनियर लोग हैं। राजस्थान इनने बहुत करीबी निगाहों से देखा है हमेशा, पर फिर भी जैसा निचोड़ अभी लगा, पहेली अपनी जगह बनी हुई है। कोई भी किसी तरीके से बहुत स्पष्टता से नहीं कह सकता कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व इस पहेली को सुलझा पा रहा है या नहीं सुलझा पा रहा है। देखिए डॉक्टर मीना, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि गारंटी वर्ड प्रधानमंत्री जी ने अभी नया नया सीखा है। कर्नाटका की सफलता के बाद, असफलता के बाद, वहां भी 5 गारंटियां थी कांग्रेस की। यहाँ अशोक जी लगातार गारंटियों के से जो जन सरोकार की योजना है उनको बड़ी सफलतापूर्वक लागू कर रही हैं। तो वहां से उनने गारंटी वर्ड लिया है, अच्छा लगा उनको शायद। लेकिन उनकी गारंटी की वानगियों पर जरा निगाह डालिए। पहली गारंटी अभी भोपाल में शायद पिछले महीने उन्होंने दी थी। काफी नाराज थे उस दिन वो। ये पटना की विपक्षियों की मीटिंग हो चुकी थी और उन्होंने कहा मैं गारंटी, ये मोदी की गारंटी है कि ये जो भ्रष्टाचारियों ने एकता की है, और उनने स्पेशली शरद पवार जी की पार्टी का जिक्र किया, एनसीपी, जिसने 72,000 करोड़ रुपए के घोटाले किए हैं, इनको सलाखों के पीछे भेजने की मोदी की गारंटी। कुल 48 घंटे बाद ये जो उनकी निगाह में उस समय टॉप भ्रष्टाचारी थे, वो महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री का पद उन्होंने लिया और वो उस पार्टी को तोड़ दिया। तो ये पहली गारंटी है और इन दिनों ले रहे हैं वो गारंटी। मैं इसलिए ये जिक्र कर रहा हूं। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने गारंटी ली कि जब मेरी 3rd टर्म आएगी, आने वाली जो 3rd टर्म है, कमाल की बात है, ये अभूतपूर्व है।
या तो इसको आत्मविश्वास कह लीजिए, आत्ममुग्ध होना कह लीजिए। एक प्रधानमंत्री आम चुनाव से 8 महीने पहले कह रहे हो कि जो अगला रिजल्ट है वो मुझे पता है, और जब तीसरी टर्म आएगी तो भारतीय इकोनॉमी 3rd पोजीशन पे खड़ी होगी। देखिए, मैंने अभी कुछ डिबेटों में हिस्सा लिया है, उसमें काफी जानकार इकोनॉमिस्टों ने भी हिस्सा लिया। सभी का लगभग एक मत है कि जिस रफ्तार से इकोनॉमी चल रही है, जो कि बहुत शानदार रफ्तार नहीं है, 6.2 के करीब एवरेज आती है हमारी पिछले कुछ सालों से, अगर ये भी हम मेंटेन करते रहे तो अगले 2-3 सालों में भारतीय इकोनॉमी तीसरे नंबर पे होगी ही होगी। ये लगभग वैसी गारंटी है कि मैं गारंटी देता हूं कल सुबह सूरज उगेगा। जो चीज ऑटोमेटिकली होने वाली है उसकी भी क्रेडिट एडवांस में लेना चाहते हैं, उनकी खैर शैली है पुरानी। अब मैं आज के सब्जेक्ट पे आता हूं कि देखिए, वसुंधरा जी वैसे तो कहने को मैं कह सकता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक मामला है, और हमारी रुचि इस आंतरिक मामले में उतनी नहीं रहेगी जितनी हमारे दोस्तों की थी सचिन पायलट वर्सेस अशोक गहलोत जी की कॉन्फ्लिक्ट में। इनने तो 2.5-3 साल बिताए ही उस उम्मीद में है कि कुछ ना कुछ होगा, कैबिनेट का एक्सपेंशन होगा तो शायद ये सरकार गिरेगी, राजनीतिक नियुक्तियां होंगी तो गिरेगी, राज्यसभा के इलेक्शन में जब चौथा कैंडिडेट लाए थे सब कुछ होगा। इनने पूरे 3 साल गंवाए इसमें, तो हमारी रुचि लिमिटेड है। पर मैं आज के पैनल में ये रखना चाहता हूं कि ये क्लासिक दुविधा है भारतीय जनता पार्टी के सामने, पुरानी दुविधा। ये स्पष्ट है काफी सालों से कि वसुंधरा जी को जो उनकी हाई कमांड है, ऑल पावरफुल हाई कमांड, मोदी जी और शाह साहब, वो कभी भी बहुत पसंद नहीं करते। 2014 का इलेक्शन के रिजल्ट के बाद मुझे याद है सारे 25 के 25 सांसदों को लेके वो बीकानेर हाउस में बैठी रही। शपथ ग्रहण समारोह से पहले उनको नहीं जाने दिया गया वहां राष्ट्रपति भवन, ये कह के कि ये इशारे थे कि आप दुष्यंत को कैबिनेट में लीजिए। हम उतना पीछे नहीं जाते हैं, हम आगे की बात कर रहे हैं अरुण शर्मा। आगे आने वाले 3 महीनों में राजस्थान में जो कुछ होगा उसमें वसुंधरा राजे की भूमिका को लेकर जितनी चर्चाएं हैं, उनके बीच आज उनके नाम का वापस एक बार राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में चिट्ठी का आना और यहाँ पर जेपी नड्डा की बैठक का होना। शैलेंद्र धाबाई जी, आज जेपी नड्डा की बैठक में कार्यकारिणी में क्या कुछ हुआ, जरा विस्तार से बताइए दर्शकों को। जेपी नड्डा ने क्या कहा, सभी लोगों ने, जो वरिष्ठ लोग बैठे हुए थे, उन्होंने अपनी क्या क्या बातें रखी, चर्चा क्या हुई? जनता जानना चाहती है कि अगर पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पहुंचे हैं तो क्या कुछ मुद्दों पर बातचीत हुई? मीना जी, जैसा आपको पता है कि राजस्थान में आने वाले 4 महीने बाद चुनाव है, और जेपी नड्डा जी का जो हमारा आगमन रहा अध्यक्ष जी का, वो इसी संदर्भ में रहा कि आने वाले चुनाव जो आ रहे हैं राजस्थान में, उसमें क्या कार्यक्रम रहेंगे, क्या रणनीति रहेगी। पहले उन्होंने कोर कमेटी की मीटिंग ली जिसमें हमारे सभी शीर्ष नेता मौजूद थे और माननीय वसुंधरा जी भी उसमें थी। और वो वसुंधरा जी हमेशा जब जब भी आपने देखा होगा, चाहे प्रधानमंत्री जी की रैली हो, अमित शाह जी की रैली हो या माननीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी की रैली हो, वो हमेशा रैलियों में उपस्थित रही हैं और कोर कमेटियों में भी आती रही हैं। और इससे ये स्पष्ट है कि उनको जो सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान पूरी तरह से दिया जा रहा है। इस तरह की जो बात आ रही है कि भाई वसुंधरा जी का फ्यूचर क्या होगा, क्या नहीं होगा, ये तो क्या है, पार्लियामेंट्री बोर्ड जो है हमारा शीर्ष नेतृत्व है, संसदीय बोर्ड, वो तय करता है। आज की जो मीटिंग रही उसमें संगठनात्मक चर्चाएं हुई, आने वाले समय में किस तरह से कार्यक्रमों को आगे ले जाया जाएगा, क्योंकि अभी कांग्रेस पार्टी का तो संगठन है नहीं। उन्होंने 15 दिन पहले जम्बो जेट प्रदेश कार्यकारिणी बनाई है, अभी इनके ब्लॉक अध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष और अभी नीचे तक तो कोई वजूद ही नहीं है कार्यकर्ताओं का, जबकि भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है और हमारे 52,000 बूथों पर हमने बूथ अध्यक्ष नियुक्त कर दिए हैं। हमारे मंडल जो हैं सशक्त हैं और जिस तरह से शक्ति केंद्र
लगभग 8,000 के करीब हमारे शक्ति केंद्र सक्रिय। तो जो कार्यक्रम होने हैं वो कार्यक्रम संभाग स्तर से होते हुए जिला स्तर और मंडल और शक्ति केंद्रों तक जाएंगे और बूथ तक जाएंगे। उन कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाई गई कि किस तरह से, जैसे हमने 2 दिसंबर 2022 में जन आक्रोश यात्राएं निकाली 200 विधानसभा क्षेत्र में, और जो गहलोत सरकार की कुशासन है और जो जन विरोधी नीतियां थी उसको हमने उजागर किया, और जो समस्याएं थी भारत राजस्थान में, सड़क से संबंधित हो, बिजली से संबंधित हो, महिला सुरक्षा से संबंधित हो, युवा रोजगार से संबंधित हो, किसानों की कर्ज माफी से संबंधित हो, बिजली की दरों से हो, उनको बिजली टाइम पे नहीं मिलना हो, खाद नहीं मिलना हो, बहुत सी ऐसी तमाम बातें जनता ने बताई। और आपने देखा किस तरह से वो 200 विधानसभाओं में हमने जाकर मोबिलाइज किया कार्यकर्ताओं को, जनता के बीच गए। इसी तरह अभी आपने देखा किस तरह से नहीं सहेगा राजस्थान का एक हमारा कैंपेन चल रहा है, जिसको माननीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने ही 16 जुलाई को जयपुर से शुरू किया था। और उसमें भी आप देखिए तमाम जो राजस्थान में चर्चाएं हैं, बिल्कुल ये सही कह रहे हैं कि जो गारंटी की बात है तो गारंटी तो गहलोत सरकार ने दे रखी है। भ्रष्टाचार की गारंटी, महिला अपराध दुष्कर्म की गारंटी, युवाओं को पेपर लीक की गारंटी, बिजली की दरें सबसे ज्यादा होने की गारंटी, झूठ की गारंटी, तमाम जो गारंटियां चल रही हैं राजस्थान में, तुष्टीकरण की गारंटी, वो सारी गारंटियां दे रखी है और राजस्थान की जनता उसको देख रही है। क्योंकि शैलेंद्र जी क्यों हम समय बर्बाद करें नकारात्मक बातें करने में? आप ये बताइए ना, आपके चुनाव के प्रभारी जो प्रहलाद जोशी जी आए, आपने बताया कि अध्यक्ष महोदय ने यानी कि जेपी नड्डा ने आने वाले कार्यक्रमों के बारे में विस्तार से चर्चा की, रणनीति बनाई। प्रहलाद जोशी ने क्या कुछ कहा, उनसे क्या कुछ बातचीत हुई? ये उनकी पहली बड़ी मीटिंग थी। देखिए, जब भी हमारी मीटिंग होती है तो पूरा उसमें जो संगठनात्मक ढांचा होता है उस पर हमारी चर्चा होती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है। हमारे यहाँ संगठन महत्वपूर्ण है, हमारे यहाँ विचार महत्वपूर्ण है, हम विचारनिष्ठ पार्टी है, संगठनिष्ठ पार्टी है, व्यक्तिनिष्ठ पार्टी नहीं है। तो इसलिए जो भी गतिविधियां, कार्यक्रम, सिद्धांत, रीति नीति जो बूथ लेवल तक जाने उन सब पे चर्चा हुई है। और जो आगामी कार्यक्रम किस तरह से रोड मैप तैयार किया जा रहा है चुनावी समर का, वो सारी चर्चाएं हुई कि 3 स्थानों से परिवर्तन यात्राएं निकाली जाएंगी। उन यात्राओं का भी आपको जल्दी ही रोड मैप पूरा सब मीडिया बंधुओं के सामने, राजस्थान की जनता के सामने आएगा कि कहां से वो 3 यात्राएं निकलेंगी और किस तरह से जो कार्यक्रम अभी चल रहा है, जो नहीं सहेगा राजस्थान, उसका 1 अगस्त को जयपुर में सचिवालय घेराव होगा। हमारे राजस्थान से सब तमाम कार्यकर्ता आएंगे और 3 लाख से ऊपर हमारे कार्यकर्ता राजस्थान में चारों दिशाओं से आएंगे और सचिवालय का घेराव करेंगे। क्योंकि जिस हिसाब से आपने देखा 4.5 साल तो जनता ने लूटा ही लूटा है गहलोत सरकार ने, सिर्फ अपनी सरकार बचाई है। और जो आपसी इनकी खींचतानी, नहीं मैं एक और जोड़ दूं, वो ये कह रहे बात कर लेते हैं, हाँ बिल्कुल, आज की मैं बात कर रहा हूँ। शैलेंद्र जी, ये तो रोज कहते हैं आप लोग, और दिन में एक बार नहीं, दिन में कम से कम 50-100 बार कहते हैं, और यही काम कांग्रेस भी करती है आपकी केंद्र की सरकार के लिए। इसलिए मैं इस विषय पर आगे नहीं बढ़ना चाहती। जगदीश शर्मा जी, हम आपके पास आकर ये समझना चाहते हैं कि वसुंधरा राजे, इससे पहले दोनों जो चुनाव हुए, यानी कि जब 2 बार वसुंधरा राजे सत्ता में आई और पिछले 3 चुनावों के बाद अब ये जो चौथा चुनाव है, अब यात्रा वसुंधरा राजे अकेले नहीं कर पाएंगी, ऐसा लग रहा है। आज की मीटिंग के बाद यात्राएं बांटी जाएगी और अलग अलग लोग अलग अलग क्षेत्रों में यात्राएं करेंगे। उससे भी ये तस्वीर निकलती है कि वसुंधरा राजे जो अकेले पूरे राजस्थान के प्रदेश की यात्रा करती थी और बाकी सब लोग अलग अलग जगहों पर उनके साथ जाते थे, इस बार वो भी कहीं बंट गई है। और बंटने से भी यही लगता है या ये साफ होता है कि वसुंधरा राजे चेहरा नहीं, वसुंधरा राजे को लेकर जिस तरह की स्थिति बीजेपी ने बनाई हुई है वही कायम रहेगी। देखिए मीना जी, आपने पिछले दिनों देखा होगा कि पहले सचमुच में ऐसा था कि जो संगठन तय कर रहा है वो जो है होता था पार्टी में, कार्यक्रम हो चाहे यात्रा हो या जो कुछ भी। लेकिन इस सब के बावजूद वसुंधरा जी ने बीच में 2-3 प्रोग्राम ऐसे किए और अपनी संगठन क्षमता को भी दिखाया। उन्होंने पब्लिक के बीच में अपनी उपस्थिति की जो ताकत है वो भी उन्होंने दिखाई, जिसमें कि जैसे कोटा में अभी थोड़े दिन पहले ही एक प्रोग्राम हुआ था जिसमें एक मंदिर की पूजा के बहाने वो वहां तक गई और वहां पर विशाल रैली एक वहां बनाई गई। इसी तरीके से बीकानेर में भी हुआ था, आपको ध्यान होगा। तो ये उनका एक स्टाइल है काम करने का, क्योंकि ये पार्टी तो तय कर नहीं रही है,
पार्टी उनको प्रोग्राम देती नहीं थी, और जो कुछ भी कन्फ्लिक्ट पहले वाले अध्यक्ष जी के टाइम पर चल रहा था उसकी वजह से उनको कोई प्रोग्राम करने की जरूरत नहीं होती थी। लेकिन चाहे वो जन्मदिन मनाने का समारोह हो, चाहे सालासर जी के यहाँ पर प्रणाम करने का समारोह हो, तो ये सारी चीजें तो चलती रहती है। तो ये वसुंधरा जी का एक स्टाइल है, और जब भी वो निकलती है बाहर तो हजारों लाखों की भीड़ इकट्ठी होती है, ये भी बिल्कुल साफ है। भारतीय जनता पार्टी के जो स्थानीय नेता है, मेरा मतलब राजस्थान के, उसमें शायद और किसी में ये क्षमता अभी तक दिखाई नहीं दी कि जो एक आह्वान पर कुछ 2-4 दिन बाद ही कई हजार लोगों की रैली इकट्ठी कर दें, सभा इकट्ठी कर दें। ये उनके अलावा और किसी ने अभी तक शो नहीं किया, करते भी इसलिए नहीं है। अगर राजेंद्र राठौड़ जी, जो कि हमारे यहाँ लीडर ऑफ अपोजिशन है भारतीय जनता पार्टी के, वो यात्रा करेंगे या सभा करेंगे तो चूरू में करेंगे। चूरू उनका एरिया है इस समय कामकाज का, तो वो चूरू में करेंगे सभा, और वो सभा बढ़िया कर लेंगे वो अपने एफर्ट्स लगू कर। वसुंधरा जी का ये तरीका नहीं है। वसुंधरा जी राजस्थान के किसी भी पार्ट में जाती हैं, किसी भी पार्ट में पहुंचती हैं, वहाँ भीड़ इकट्ठी होती है, चाहे वो किसी गमी में गई हो या किसी समारोह में अच्छे उस पर गई हो, तो ये उनकी क्षमता है। दूसरा कि अभी तो पार्टी जो प्रोग्राम बनाएगी, निश्चित तौर पे उसके हिसाब से ही रैलियां, यात्राएं वगैरह वो चलेंगी। वो तो पार्टी का अपना डिसिप्लिन है, और वसुंधरा जी को मैंने उस डिसिप्लिन को तोड़ते हुए कभी देखा नहीं है कि वो जो पार्टी का डिसिप्लिन है या उसका जो प्रोग्राम है उसके विरुद्ध जाकर वो कोई काम करे। मुझे अभी तक याद नहीं है कि उन्होंने कभी किया हो। लेकिन एक चीज देखिए आप कि सबसे ज्यादा क्षमतावान जो पॉलिटिकल तरीके से और पब्लिक के बीच में अपनी पैठ के तरीके से, वो वसुंधरा जी भारतीय जनता पार्टी के पास है। अब उनका उपयोग कैसे करेगी पार्टी, ये तो पार्टी को देखना है, पार्टी को ही समझना पड़ेगा, चाहे वो राष्ट्रीय नेतृत्व हो चाहे स्थानीय नेतृत्व। पार्टी ने बार बार स्पष्ट कर दिया है, अभी तक तो कम से कम स्पष्ट करती जा रही है। पार्टी का सोच रिफ्लेक्ट होता है, दिखता है कि वो अब वसुंधरा राजे को फ्रंट फेस नहीं बनाना चाहती है। जगदीश शर्मा जी, आपने जिस राजेंद्र राठौड़ का जिनका जिक्र किया, चाहे राजेंद्र राठौड़ हो, वो अपनी चूरू विधानसभा से बाहर निकल ही नहीं पाए, और चूरू विधानसभा से बाहर भले ही वो कई बार मंत्री रहे भैरव सिंह शेखावत से लेकर वसुंधरा राजे की सरकार में, लेकिन आज भी उनका अपनी विधानसभा से बाहर वो ऑरा नहीं बन पाया। यहाँ तक कि मुश्किल तो ये है कि चूरू विधानसभा क्षेत्र को भी लेकर ये कहा जाता है कि उनकी जो जीत है वो बड़ी मुश्किल होती है। पिछले चुनाव में भी अगर देखें तो बहुत बड़ा मार्जिन नहीं था, लेकिन उसके बाद भी अगर बीजेपी इस बात को नहीं समझना चाह रही है इस वक्त, तो राजीव तिवारी जी, बीजेपी अपनी नई लीडरशिप को तैयार करना चाह रही है। ऐसे में जो बड़ा पार्टी का वर्कर वसुंधरा राजे समर्थक है, वो इंतजार करता रहेगा, लेकिन आखिर तक जब उन्हें लगता है या उन्हें दिख रहा है कि वसुंधरा राजे नहीं आ रही हैं, आज उनकी जो चिट्ठी निकली, आज उनको जो पद मिला है, वो दिखावा है राजीव तिवारी जी? दिखावा तो क्या है, पार्टी में अब पद तो कोई ना कोई किसी को देना ही होता है, और बड़े नेताओं को, वसुंधरा जी जैसा भी जगदीश जी कह रहे थे कि उनका जैसा जन समर्थन वाला नेता बीजेपी में अभी कोई दूसरा प्रदेश में नहीं है। और पिछले चुनाव में भी आप देखें कि वसुंधरा जी को फ्रंट सीट से अलग करने का खामियाजा बीजेपी भुगत चुकी है। और जो जितने भी बीजेपी के जीत के आए विधायक, उसमें से अगर आप देखें तो तकरीबन 50% वसुंधरा जी के समर्थक थे, या जहां जहां उन्होंने अपने उम्मीदवारों को अपने समर्थन से खड़ा किया था और जहां उन्होंने रैलियां की, जहां गई, वो सभी जीत गए। विशेष रूप से हाड़ौती का भी देख लें आप। तो ये सारी जो चीज है उसको देखकर या तो अगर नया नेतृत्व लाना है बीजेपी को, तो नया नेतृत्व की घोषणा करनी पड़ेगी, वरना जैसे आप कह रहे हैं कि अंत तक वसुंधरा समर्थक बैठे रहेंगे, और जब उनको निराशा हाथ लगेगी तो फिर वो क्या करेंगे? उनके पास या तो
चुपचाप बैठने का एक विकल्प होगा, या फिर वो असंतोष में किसी दूसरी पार्टी को समर्थन दे देंगे। तो ये सारी चीजें जब तक स्पष्ट नहीं होंगी कि पार्टी को किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ना है, किसको कितना वेटेज देना है, क्या करना है, ये पूरी एक लिस्ट नहीं बनेगी, पूरी एक लाइन नहीं तय होगी, तब तक खाली केंद्रीय नेतृत्व के बलबूते पर प्रदेश में चुनाव जीतना, ये कर्नाटक में भी अभी सिद्ध हो चुका है। और जिस तरीके का माहौल पूरे देश में चल रहा है, महंगाई हो रही है, दूसरी चीजें हैं, और पार्टी में आपसी झगड़े हो रहे हैं, नई नई पार्टियां निकल के आ रही हैं, तो उन सबको देखते हुए बीजेपी को, केंद्रीय नेतृत्व को कोई ना कोई निर्णय तो करना ही पड़ेगा। चुनाव से एकदम अंत समय में करेंगे उसका कोई फायदा नहीं होगा। आज जैसे मीटिंग हुई है, 10-15 दिन में आप नड्डा जी आज जाएंगे, जोशी जी जाएंगे, वो दोनों अपनी रिपोर्ट शाह साहब को और मोदी जी को देंगे, तो तत्काल में अगर कोई 15-20 दिन में, 25 दिन में निर्णय होता है तो उसका कोई फायदा पार्टी को यहाँ मिलेगा। वरना गहलोत साहब की जो गारंटी योजनाएं हैं उनका जनता पर काफी अच्छा असर पड़ रहा है जी। और कहीं तो ऐसा ना हो, वो जो गारंटी है, गारंटी देखिए, गारंटी आदमी को तब, मतदाता को तब लगती है गारंटी जब उस गारंटी पूरी होती है, उसको कुछ मिलता है। अगर उसको उस गारंटी में कुछ लाभ नहीं मिल रहा होगा तो वो किसको समर्थन करेगा, क्यों समर्थन करेगा, उसका कोई फायदा नहीं है। सिर्फ जबानी गारंटी से कुछ नहीं होता। आज आपको किसी से कुछ लेना है तो उसको कुछ देना भी पड़ेगा। उसमें गहलोत साहब अभी बहुत तेजी से काम में लगे हुए हैं। कितने नए बोर्ड बना दिए, कितने नए पद पे लोगों को रख दिया, कितनी नई नई योजनाएं रोज जन सरोकार की लेके आ रहे हैं। तो वो सारी चीजें हैं, वो भारी पड़ने वाली है अगर बीजेपी तत्काल में कोई निर्णय लेके मैदान में नहीं उतरेगी। राजीव तिवारी जी, आपने ऐसा देखा था पहले? अगर आप कल का दैनिक भास्कर देखें, आज का देखें, भास्कर क्यों पत्रिका देखें, यहाँ के प्रमुख अखबारों को देखें, राजस्थान के 4-4 पेज के एडवर्टाइजमेंट सरकार की योजनाओं के दिखाए जा रहे हैं। जनता पर उसका असर निश्चित है, लोगों से मिल रहे हैं, जितने ज्यादा लोगों से मिल रहे हैं उनकी तस्वीरें छप रही हैं। तो राजस्थान में मुख्यमंत्री जमीन पर भी काम कर रहे हैं, मीडिया में भी काम कर रहे हैं। देखिए तस्वीरें, देखिए जो अखबार में विज्ञापन छप रहे हैं ये आज से नहीं छप रहे हैं, पता नहीं कब से। मैं तो 25-30 साल से तो मैं देख ही रहा हूँ कि छप रहे हैं। और हर जब चुनाव आते हैं या आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म होना होता है तब सरकार अपनी योजनाओं को बाहर रखने के लिए, आप ये देखिए राजस्थान में एमपी के क्यों छप रहे हैं, यूपी के क्यों छप रहे हैं, छत्तीसगढ़ के क्यों छप रहे हैं। तो ये एक सरकार की नीतियां होती हैं, पार्टियों की नीतियां होती हैं कि कैसे मीडिया को अपने कब्जे में रखा जाए, उसको ज्यादा से ज्यादा प्रचार सामग्री दे के, उसको मॉनिटरी लाभ पहुंचा के, या उन पर कैसे दबाव बनाया जाए कि देखो हमने तो आपको इतना सारा वो दिया, विज्ञापन दिया, ये दिया, अब आप हमारे भी थोड़ी मदद करो। तो ये सारी पार्टी की टैक्टिक्स होती हैं और इससे कहीं ना कहीं जो जनता है, पाठक वर्ग है, उस पर भी असर पड़ता है। जब वो पढ़ता है कि हाँ नहीं मेरे को इतना, और इससे बहुत सारी लोगों को ये भी पता पड़ता है कि ऐसी योजनाएं हैं जिसका लाभ हमने नहीं दिया। अब चिरंजीवी योजना थी, उसके जब कैंप लगे तो लोगों को मालूम पड़ा ना, अखबार में जब विज्ञापन आए, सूचनाएं छपी, तो लोगों को मालूम पड़ा तो कैसे भीड़ उमड़ पड़ी थी। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं कि इसका लाभ भी मिलता है और कहीं ना कहीं मीडिया का फायदा भी मिलता है। जी, गुलाब बत्रा जी, एक तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक के बाद एक अपनी योजनाओं का प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं, जनता लाभार्थियों से मिल भी रहे हैं, योजनाएं, बोर्ड, ये वो नियुक्तियां, सब कुछ चल रहा है। और दूसरी तरफ वसुंधरा राजे इंतजार कर रही हैं। गुलाब बत्रा जी, वसुंधरा राजे का जो व्यक्तित्व है, कितना इंतजार कर पाएंगी? और अगर उनका इंतजार नहीं होता है तो राजस्थान की राजनीति में इसका असर किस तरह से पड़ेगा? देखिए, वसुंधरा राजे का जो चुनावी अभियान आरंभ हुआ था, धौलपुर जिले से आरंभ हुआ था, उसे धौलपुर में कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति के चलते उनको चुनाव लड़वाया गया था। और फिर वो लक्ष्य जब पूरा हो गया और अगले चुनाव में फिर पराजित हो गई, तब उनको सीधे झालावाड़ की शरण में आना पड़ा।
और वहां से वो केंद्रीय राजनीति में पहुंच गए। वाजपेयी की सरकार में वो मंत्री भी बनी, और जब भैरव सिंह शेखावत और मुख्यमंत्री पद से और राजस्थान की राजनीति से दिल्ली की राजनीति में शामिल हुए तब, और वसुंधरा जी को और राजस्थान की जिम्मेदारी दी गई। वसुंधरा जी ने जब परिवर्तन यात्रा आरंभ की थी, जगदीश जी जैसा बता रहे थे और भाई राजीव ने भी कहा उनकी यात्राओं के बारे में, ये बात सही है कि उनका एक नेतृत्व करिश्माई था। उन्होंने जब 4 भुजा से यात्रा शुरू की थी, परिवर्तन यात्रा 2002 में, वो यात्रा से उन्होंने अपना एक ऑरा बनाया था। उन्होंने एक अपना, यानी उस समय अगर मैं पिछली बार भी बता चुका हूं कि अगर इसको हम एक ट्राइंगल के रूप में लें, एक कॉर्नर पर वसुंधरा जी, उस त्रिभुज के दूसरे कोने पर बीजेपी का संगठन और तीसरे ओरे पर आरएसएस, ये 3 का जो त्रिभुज बनता है, वो कोशिश परिवर्तन यात्रा में उन्होंने पूरे राजस्थान का चप्पा चप्पा छान मारा और अपने ग्लैमर से, और जिस जिस देश में गई, जिस इलाके में गई, उसी तरह की वेशभूषा धारण की और लोगों से अपनापन जारी किया। उन्होंने अपना एक संगठन, यानी बीजेपी का संगठन अपनी जगह था, आरएसएस का संगठन अपनी जगह था, लेकिन वसुंधरा ने अपना जो करिश्माई नेतृत्व था उस परिवर्तन यात्रा से अपना एक आधार, जनाधार बना दिया। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आज जैसे अशोक गहलोत कांग्रेस की राजनीति के यहाँ गॉडफादर हैं, उसी तरह से वसुंधरा भी बीजेपी की संगठन के हिसाब से यहाँ की गॉड मदर कह सकते हैं, अगर गॉडफादर नहीं कहें, लेकिन जनाधार वाली नेता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप याद रखिए कि अभी जब ये रणनीति बना रही है बीजेपी, उस समय दोनों बार परिवर्तन यात्राएं जो शुरू की थी वसुंधरा जी ने, दूसरे कार्यकाल में यात्रा शुरू की थी, इस बार 3 यात्राएं होने वाली हैं, वो अलग अलग। उससे आपको अगर याद होगा तो जब एक यात्रा मेवाड़ में गुलाब चंद कटारिया ने आरंभ की थी, तो उस समय वसुंधरा जी ने उस यात्रा को रुकवा दिया था। लेकिन आज उसका तोड़ बनाते हुए और 3 स्थानों से यात्राएं देने के पीछे मैं जब समझता हूं कि भाजपा संगठन का एक मंशा है कि हम जो सामूहिक नेतृत्व है उसकी एक परिचय दें। और जैसे आरंभ में ही कहा जाता, धाबाई साहब भी कह रहे हैं कि बराबर ये कोशिश हो रही है कि राजस्थान में जो विधानसभा के चुनाव लड़ा जाएगा वो मोदी के चेहरे पर लड़ा जाएगा। लेकिन ये बात सही है कि उसमें वसुंधरा को और कहीं ना कहीं आप प्रमुखता देनी पड़ेगी। अब अभी जैसे भी बताया, धाबाई जी जैसे बता रहे थे कि प्रहलाद जोशी जी पार्टी के हाईकमान के जब नेता मिलेंगे और 1 to 1 जो आज कोर कमेटी की मीटिंग में डिस्कशन हुआ है, उसमें क्या राय बन के उभर के आई है वसुंधरा जी के प्रति या और नेताओं के प्रति, एक दूसरे के प्रति क्या विचार हैं, किस तरह की मंशा है, कैसा मुद्दे उठाए जा रहे हैं, कैसे रणनीति बनेगी, कैसे चुनाव प्रबंधन होगा, उसमें वसुंधरा जी को क्या स्थान मिलेगा ये। और जैसे अभी बताया कि राजीव तिवारी ने कहा कि 10-15 दिन के अंदर, मैं तो समझता हूँ 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये आकलन होगा, क्योंकि कांग्रेस भी अपनी चुनावी तैयारी कर चुकी है और घोषणाओं पर घोषणा शुरुआत हो गई है। इसमें जो जितना देरी करेगा उसका नुकसान होगा। दूसरी तरफ अगर अशोक गहलोत की बात करें, इसमें कोई संदेह नहीं कि अशोक गहलोत तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि अशोक गहलोत ने पूरे आत्मविश्वास के साथ, भली उनकी सचिन पायलट और अशोक गहलोत की जो राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है वो बराबर 3 साल से बराबर चल रही है, उसके बावजूद, और उन्होंने पहली बार रिपीटेशन, सरकार रिपीट हो गई, इस आत्मविश्वास के साथ और अपनी रणनीति को अख्तियार किया है और लोक लुभावन जन घोषणाओं का एक जो जैसे मास्टर स्ट्रोक खोला है, और उन्होंने राष्ट्रीय स्तर की जो योजना है, और ये प्रधानमंत्री को भी और देश की राजनीति को भी ये संदेश देने की कोशिश की है कि राजस्थान में जो रणनीति बनाई जा रही है, जो योजनाएं बनाई जा रही है, उसका राष्ट्रीय स्तर पर भी अमल होना चाहिए। तो उस तरह से उन्होंने देश भर में अपनी एक छाप छोड़ी है। वो छाप अगर छोड़ी है तो उसका लाभ, जैसे भाई राजीव ने कहा, उसका लाभ किसी न किसी रूप में लुका। दूसरे जैसे भाजपा में, केंद्र सरकार में लाभार्थी एक वर्ग जो खड़ा किया है, राजस्थान में भी उसका अनुसरण हुआ है, एक लाभार्थी वर्ग। उसी तर्ज पर अशोक गहलोत बराबर लाभार्थियों से हर एक मौके का संवाद करते जा रहे हैं और धीरे धीरे लगभग हर दिन मुख्यमंत्री लाभार्थियों से संवाद कर रहे हैं और अलग अलग योजनाओं के अलग अलग एज ग्रुप के लाभार्थियों से मिल रहे हैं। लेकिन गुलाब बत्रा जी, जो आपने बात कही है कि वसुंधरा राजे की क्या भूमिका होगी, निश्चित रूप से इसका जो फैसला है वो जयपुर की बैठक में नहीं हो सकता, इसका तो फैसला दिल्ली की बैठक में ही होगा। यहाँ से तो फीडबैक जाएगा, फीडबैक के आधार पर
मेरा ये मान्यता है कि वसुंधरा जी को बिल्कुल माइनस करके नहीं चल सकते आप। ये बात सही, अगर बीजेपी को अपनी माइनस करके नहीं चल सकते, इसीलिए चाहे प्रधानमंत्री की रैली हो, चाहे जेपी नड्डा पार्टी अध्यक्ष की, चाहे अमित शाह की, प्रधानमंत्री के बगल वाली सीट पर या उसके जस्ट बगल वाली सीट पर बैठी हुई वसुंधरा राजे नजर आती हैं। ये तो इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कितनी मुश्किल स्थिति है, और राजनीति की स्थिति देखिए, राजनीति किस तरह की परिस्थितियों के साथ चलती है कि वसुंधरा राजे को साथ लाना नहीं है, लेकिन वसुंधरा राजे के बिना चलना भी नहीं है, चल नहीं सकते, मजबूरी बन चुकी है वसुंधरा राजे। और जब किसी पार्टी मैं आती हूँ गुलाब बत्रा जी आपके पास, जब किसी पार्टी में एक नेता की स्थिति ऐसी हो जाती है कि उसके बिना पार्टी चलती नहीं है, तो कई बार वैसा होता है जैसे कांग्रेस में अभी अशोक गहलोत के नेतृत्व में हो रहा है। केंद्रीय आला कमान के पास कोई विकल्प नहीं है, तमाम प्रयास कर लिए उन्होंने, उसके बाद भी अशोक गहलोत जो जिस तरह के फैसला दिल्ली में केंद्र लेना चाहता था, आला कमान लेना चाहता था कांग्रेस पार्टी में, वैसा नहीं ले पाया। तो क्या अशोक गहलोत ने जिस तरह से अपनी छवि बनाई, अपनी तस्वीर बनाई, अरुण शर्मा जी कांग्रेस में अशोक गहलोत को माइनस कर दे तब क्या स्थिति हो? ये तो कमाल का काल्पनिक सवाल आपने पूछा। अशोक गहलोत जी आज की तारीख में राष्ट्रीय लेवल के नेता हैं, उनको माइनस करके तो सोचा भी नहीं जा सकता। वाकई उन्होंने कई जो इस सवाल का एक मिनट अरुण जी, मैं इस सवाल का स्पष्ट करना चाहती हूँ कि अगर अशोक गहलोत नहीं हो तो पार्टी की क्या स्थिति? एक मिनट के लिए, हम एक व्यक्ति पर पार्टी टिकी हुई है राजस्थान में, दूसरा उनके बाद अगर आप नाम लेंगे तो नाम नजर नहीं आएंगे। मेरा सवाल ये है आपसे कि क्या अशोक गहलोत के बिना, मैं दोबारा फ्रेम करती हूँ सवाल को, क्या अशोक गहलोत के चेहरे के बिना कांग्रेस पार्टी राजस्थान का चुनाव जीत सकती है? देखिए, एक तो तात्कालिक सिचुएशन है, और मैंने पहले ही कहा, फिलहाल आज की तारीख में जब अपन ये चर्चा कर रहे हैं, ये कल्पना से बाहर की चीज है कि अशोक गहलोत जी को निकाल के फिर बात की जाए। लेकिन अगेन, कोई भी इंडिस्पेंसेबल नहीं होता है। देखिए, नेता कई बार आते हैं, चले जाते हैं। ये क्लासिक क्वेश्चन रहता है कि आफ्टर नेहरू कौन होगा। नेहरू जी के बाद ये काफी पॉपुलर सवाल था। ऐसे ही जब मिसेस गांधी नहीं रही तब भी ये लगता था अब क्या होगा। लेकिन प्रजातंत्र है, कुछ ना कुछ इवॉल्व होता है, लीडरशिप इवॉल्व होती है, कोई चेहरा सामने आता है और चीजें आगे बढ़ती रहती हैं। इसी तरीके से कांग्रेस एक पुराना बड़ा संगठन है, और ऐसा नहीं है कि यहाँ सिर्फ अशोक गहलोत जी हैं, उसके बाद नेताओं का घोर अकाल है, ऐसी स्थिति भी नहीं है। लेकिन फिर मैं आता हूँ वसुंधरा जी की टॉपिक पे, एंड मेरी इंटेंशन सिर्फ हेल्प करने की है। देखिए, चाहे वो हमारे विरोधी पार्टी की बड़ी नेता हो, पर एक मामले में मैं उनको 100% क्रेडिट देता हूं। पिछले 9-10 साल के ये जो मोदी शाह का इरा है, उसमें अगर किसी नेता ने थोड़ी भी रीढ़ की हड्डी दिखाने की क्षमता दिखाई है, अकेली वसुंधरा जी। वरना इस देश में जहां चढ़ते सूरज को प्रणाम करने की रिवाज है, बहुत कम लोग साहस जुटा पाते हैं, और वो वसुंधरा जी ने किया है। एक बार नहीं, 5 बार किया है पिछले 10 साल में। आपको कई एग्जाम्पल हैं जहां वो खड़ी हुई, अपना स्टैंड लिया उन्होंने, और वो आज भी एक फैक्टर इंपॉर्टेंट तो बना हुई है। आज का जो लेटर है उसका कोई महत्व नहीं है पर से। आज की जो कार्यकारिणी घोषित हुई है, ये कदमताल जैसी है, वो जहां थी वहां है, कोई कद बड़ा नहीं है उनका। अब भी उनको अगर भाषण देना होगा तो चौकी की जरूरत तो होती है कई बार, लेकिन वो काफी मजबूत नेता रही हैं। एक दूसरे पक्ष ये है वसुंधरा जी का कि राजनेता से भी पहले वो महारानी हैं एटीट्यूड के हिसाब से। वो भी हमने लगातार राजस्थान में देखा, वो चाहे किरोड़ी लाल जी से मतभेद हो,
हनुमान बेनीवाल से हो, घनश्याम तिवारी जी से हो, अगेन वो जो रौब है उनका वो है, वो अगर समझौता करती इन लोगों से, कई बार ऐसे मौके आए तो शायद उनको राजनीतिक फायदा होता, लेकिन वो अड़ जाती हैं तो अड़ जाती हैं। और भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक से क्या सबक लेगी वो मुझे नहीं मालूम, वो तो उनका हक है, अख्तियार है उनका। पर उन्होंने कोशिश की एक मॉडल की चुनाव से 2-2.5 साल पहले जो एक कद्दावर नेता था उसको किनारे किया, बाइज्जत मार्गदर्शक मंडल से में डाल दिया गया था। उसके बाद उन्होंने अपनी पसंद का चीफ मिनिस्टर बनाया, और लास्ट मोमेंट पे जब उनको ये फीडबैक लगातार मिले कि भाई ये बात बनेगी नहीं, बिगड़ रही है, तो उनको कोल्ड स्टोरेज से वापस उस बड़े नेता को लाया गया और बहुत विशेष इज्जतें दी गई, स्टेजों पे उनका सम्मान किया गया और उनको यकीन दिलाने की कोशिश की कि आप ही नेतृत्व कर रहे हैं इसका। ये सिनेरियो आपको याद होगा। हालांकि वो ज्यादा कर नहीं पाया वर्क, क्योंकि एक ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जब हो जाता है ना, तो ऐसा कहा जाता है कि कोई बहुत मन से वो नहीं लग पाए और कई उनके प्रभाव की सीटें भी भारतीय जनता पार्टी वहां हार गई। तो ये दुविधा राजस्थान में है, लेकिन बीजेपी में कोई से भी चेंजेस हो और ये अपने नेतृत्व का, अभी तो जो लाइन है वो सामूहिक नेतृत्व वाली पकड़ रखी है इन्होंने, वो मजबूरी भी है इनकी, ऑफिशियली यही बोला जाएगा, लेकिन कोई सा भी चेंज हो ये तय है डॉक्टर मीना की कांग्रेस इस बार रिपीट होने वाली है और उसका बेसिस सिर्फ काम है। और ये भी एक गलत धारणा है कि पिछले 4-5 महीने में ही घोषणाएं हो रही हैं, ये एक अलग किस्म का दुष्प्रचार है। पहले बजट से इस सरकार ने जन सरोकारों का काम किया। राजनीतिक दलों का हिस्सा है, इसलिए हम उस विषय पर अभी नहीं जा रहे हैं। अभी हम शैलेंद्र धाबाई जी से ये समझने की कोशिश करते हैं कि वसुंधरा राजे, जिन्होंने कभी समझौता नहीं किया, चाहे वो किरोड़ी लाल मीणा हो, चाहे वो घनश्याम तिवारी हो, चाहे वो हनुमान बेनीवाल हो, और भी एक लंबी लिस्ट निकल सकती है, वो वसुंधरा राजे अब क्या समझौता करेगी शैलेंद्र धाबाई जी? और अगर अरुण शर्मा जी की या कांग्रेस के दावे पर यकीन करें कि वो रिपीट कर रहे हैं, 1985 का इतिहास दोहरा सकते हैं, तो ऐसे में क्या केंद्र समझौता करेगा आखिरकार वसुंधरा राजे को सामने लाकर कि जो भी है स्थिति इस वक्त, पहले पार्टी चुनाव जीते, प्राथमिकता बनाए और समझौता केंद्र करे? एक को तो करना पड़ेगा। मीना जी देखिए, ये तो स्पष्ट है कि हमारे सारे नेता जो हैं, शीर्ष नेता हैं, वो सामूहिक नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे और कमल खिलेगा, बीजेपी जीतेगी। और ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, शायद इनको अशोक गहलोत जी का ट्रैक रिकॉर्ड याद दिला देना पड़ेगा मुझे कि किस तरह से 2003 में 56 सीटें आई थी, फिर 2013 में इनके 21 सीटें आई और क्या हाल हुआ वो सारी राजस्थान की जनता जानती है। और आपने जो योजनाएं लबो लुभाव अभी दी हैं, योजनाएं पूरी तरह से धरातल पर नहीं है। ये पहले बजट की बात कर रहे थे, अरे मैं तो आपको चुनावी घोषणा पत्र से याद दिला देता हूं, किसानों के कर्जा माफ नहीं हुआ, बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला, आपने कहा था महिलाओं की सुरक्षा करेंगे, नहीं कर पाए आप। जो भ्रष्टाचार पे आपने कहा था प्रभावी कार्रवाई करेंगे, वो रुक नहीं पाया, कानून व्यवस्था ठप हो गई। अब आप बताइए, पहले बजट की ये बात करते हैं, पहले बजट की गौरव पथ योजना जो भारतीय जनता पार्टी की थी, उस पथ योजना का क्या किया आपने? कहा विकास पथ योजना शुरू करेंगे, वो आप शुरू नहीं कर पाए। जनता क्लिनिक आप शुरू नहीं कर पाए। माध्यमिक आपने स्कूल दिए थे, इंग्लिश मीडियम स्कूल, वो स्कूल जो है आप देखिए क्या हाल है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, टीचर्स नहीं है, यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस जो है वो कमरों में चल, किराए के कमरों में चल रहे हैं, धर्मशालाओं में चल रहे हैं। तो ये पूरी राजस्थान की जनता जानती है। और जो आप नीतियां बनाई आपने, वो आनंद फानन में बनाई मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने, और सारी नीतियां उलझी पड़ी। आप देखिए, जो ये कहते हैं फ्लैगशिप योजना है ओपीएस आज विसंगतियों का अड्डा बन चुका है, केंद्र हो गई। शैलेंद्र धाबाई जी, बीजेपी में समझौता कौन करेगा? देखिए, समझौते की गुंजाइश कहां है? हम तो सब एक हैं। देखिए, हमारे यहाँ बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं मैं मीना जी आपके चैनल के माध्यम से, पार्टी ही परिवार है, परिवार पार्टी नहीं है। इन्होंने अभी नाम गिना दिए थे, नेहरू गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, फिर राहुल गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, उसके बाद प्रियंका गांधी के बेटे। तो परिवार पार्टी है इनकी, कांग्रेस की। और किस तरह से पूरी हिंदुस्तान की जनता ने देखा, तो हमारे ऐसा है ही नहीं। हमारे यहाँ तो
पार्टी ही परिवार है और सब मिलकर काम करते हैं। जिस भी कार्यकर्ता को दायित्व दिया जाता है वो उस पूरी निष्ठा के साथ वो कार्यकर्ता अपना काम करता है, चाहे वो शीर्ष नेता हो, चाहे छोटा नेता हो, नीचे लेवल का, बूथ लेवल का हमारा कार्यकर्ता हो। आप देखिए किस तरह से हमारी योजनाएं जो हैं वो किस तरह से, आज जो मीटिंग हुई है उस मीटिंग में हमने यही तो उन्होंने कहा कि किस तरह से हम और मजबूत कर सकते हैं संगठन को। और जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की पिछली सरकार रही, जिनको इन्होंने सारे नाम चेंज कर दिए, भामाशाह योजना, चिरंजीवी योजना, अन्नपूर्णा रसोई घर इन्होंने वो कर दिया, 10,000 हम सब्सिडी देते थे किसानों को, वो इन्होंने बंद कर दिया बिजली बिल में। तो आप देखिए वही योजनाओं को लेके, हाँ उन योजनाओं को लेके, और जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो जन कल्याणकारी योजनाएं, विकास के मुद्दे हैं, उनको नीचे कार्यकर्ता ले जा रहा है बूथ लेवल तक, और उसका प्रभाव दिख रहा है। इसीलिए तो बौखलाए हुए हैं। आप देखिए बौखलाहट क्यों है कांग्रेस पार्टी में, इसीलिए पार्टी में बौखलाहट है कि आप आज राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण हो रहा है, नहीं हो रहा क्या बताइए, रेलवे का आधुनिकीकरण हो रहा है, विकास कितना जबरदस्त है, जितनी भी योजनाएं चल रही है जन कल्याणकारी, चाहे किसानों से संबंधित हो, चाहे आप महिलाओं से संबंधित हो, युवाओं से संबंधित हो, मैं एक एक पे डिबेट कर सकता हूं, एक एक योजनाओं पर। और यहां क्या हाल हो रहा है इनकी योजनाओं का, देखिए योजनाओं को मैं एक छोटी सी बात बताता हूं। आज वाली डिबेट तो कर लो यार, आज वाली कर लो, बाद में अलग अलग बताया ना, हमारे यहाँ तो समझौते सब हैं, हमारे तो सब एक परिवार है। मैंने आपको इतनी बड़ी बात बोल दी कि पार्टी ही परिवार है जी। मान लिया शैलेंद्र जी आपकी बात को, परिवारवाद का विरोध करती है बीजेपी, लेकिन व्यक्तिवाद पर आकर टिक गई है। मोदी ही गारंटी है और मोदी को वोट देना है, मोदी है तो मुमकिन है। आपको नहीं लगता आप परिवारवाद से बहुत और आगे व्यक्तिवाद पर आकर खड़े हो गए? नहीं, ऐसा कभी नहीं है। आप देखिए प्रधानमंत्री जी का आगे क्या मोटो है जीवन का, उनका सिर्फ, उन्होंने तो अपना पूरा सर्वस्व देश के लिए न्यौछावर कर दिया, 24 घंटे काम कर रहे हैं। आप किस उम्र में आप देखिए 24/7 365 दिन वो काम करते हैं, और किस तरह से उन्होंने भारत में जो विकास हुआ है कितनी तेजी से हुआ है। ये अर्थव्यवस्था की बात कर रहे थे, अरे ये तो अंग्रेजों द्वारा बनाई गई पार्टी ब्रिटिशर्स, जब इनकी यूपीए की सरकार थी, जब 10वें नंबर पे अर्थव्यवस्था थी, हम 5वें नंबर पे लिया है। आप देखिए, आप इन्हीं के पी चिदम्बरम जी का मैं एक स्टेटमेंट कोट करता हूं, उन्होंने कहा आर्थिक प्रबंधन में इस जैसी सरकार मैंने अभी देश के इतिहास में नहीं देखी। किस तरह से कोरोना 2 साल में भीषण महामारी आई और पूरी अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई विश्व की, भारत की अर्थव्यवस्था टिकी रही, हम 7.5% से ऊपर हमने महंगाई रेट नहीं जाने दिया। इनकी यूपीए की सरकार, कांग्रेस की जब सरकार थी केंद्र में, 2010 में 10.4 महंगाई दर थी, 11 में 11.4 हो गई, 14 में 11.9 हो गई। तो ये ना बताएं हमें अब जी। एक बार रुक जाते हैं। 9 साल का जिक्र तो आप करेंगे चुनावों में, तो वो तो आज तो हम चर्चा ये कर रहे हैं कि 9 सालों का जिक्र आप चुनावों में करेंगे, लेकिन राजस्थान की जनता, राजस्थान में पार्टी का वर्कर जिस बात को लेकर चिंतित है, उसका अगर जवाब नहीं दे पाएंगे तो उसका जो खामियाजा होगा, उसका जो नुकसान होगा पार्टी को, पार्टी निश्चित रूप से उस पर चिंतित होगी, पार्टी निश्चित रूप से उस पर रणनीति बना रही है, निश्चित रूप से पार्टी ने लीडरशिप तैयार करने के लिए कई चेहरों को सामने लेकर आए हैं और वो तैयार हो भी रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं एक छोटा सा और ऐड कर दूं इसमें। आप देखिए कोटा की जो रैली हुई, माननीय वसुंधरा जी ने जो रैली की, वो एक कार्यकर्ता या नेता कोई भी अगर बुलाता है चीफ गेस्ट के तौर पे, अगर रैली करता है, तो आप देखिए उन्होंने उस रैली में क्या कहा। उन्होंने अपनी सरकार जब रही भारतीय जनता पार्टी की, उसकी उपलब्धियां गिनाई, किस तरह से गहलोत सरकार ने बंद की, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की केंद्र की सारी योजनाएं गिनाई कि किस तरह से जनता तक लाभ पहुंच रहा है। जो हमारे उनकी सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की जो नीति है, जो अंत्योदय योजना, जो अंत्योदय हमारी विचारधारा है कि अंतिम व्यक्ति तक हम पैसा लाभ दें ताकि उसकी जीवन स्तर को सुधार सकें, तो वो सारी बातें उन्होंने तो यही तो की है। बताइए आप कोई अलग बात करी हो कि भाई पार्टी विरोधी जाके गतिविधियों में शामिल हुई या कुछ ओछी टिप्पणी कर दी हो या विरोध में बात करी हो, कभी नहीं की। तो माननीय वसुंधरा जी ने भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम किया। राज्य पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल कैसे हो सकते हैं शैलेंद्र धाबाई जी? पूरी की पूरी पीढ़ी राजस्थान में जो बीजेपी की है आज, वो जब थी या जिन्होंने राजनीति शुरू की, तब वसुंधरा राजे के परिवार ने बीजेपी को सींचा है, तो वो बीजेपी से यही तो मैं बोल रहा हूँ मीना जी। तो ये आज अपने जो डिबेट है, डिबेट का आपने खुद नहीं कह दिया सार। आज जो डिबेट आप अपन कर रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं, उसका तो सारा आपने ही बता दिया कि वो जा ही नहीं सकती। तो आप इस प्रश्न ही कहां उठता है? उनका कद हमेशा बड़ा था, बड़ा रहेगा, और वो जीवन भर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करती रहेंगी, कार्यकर्ताओं में रहेंगी, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में 2/3 बहुमत से बनेगी। मैं आपको आज बता, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, लेकिन वसुंधरा राजे क्या करेंगी ये स्थिति स्पष्ट नहीं है। ये तो सबको पता है, बीजेपी के हर कार्यकर्ता को, छोटे बड़े, कि बीजेपी की सरकार बन रही है, वो क्लेम कर रहे हैं।
अशोक गहलोत सरकार नहीं आएगी, ये भी क्लेम कर। मीना जी, इनकी माताजी जो थी जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की नींव रखी, उसको सींचा, क्या वो अलग रही भारतीय जनता पार्टी? क्या उनको पद का लोभ रहा कभी जीवन में? कभी नहीं रहा। ये उस विभूति स्त्री की संतान है, आप बताइए। तो आप ऐसा कैसे अपन डिबेट कर सकते हैं कि उनका क्या होगा? अरे भाई, वो बड़ा कद था, बड़ा कद रहेंगी, भारतीय जनता पार्टी की लीडर हैं, लीडर रहेंगी। और आने वाले चुनावों में आप देखिए अशोक गहलोत जी की नीतियों के किस तरह से पोल खुल रही है नीतियों की, और जो लाभ नहीं मिल पा रहा है जनता के सामने, वो आप देखिए अपने आप आ जाएगा। वसुंधरा राजे को, जगदीश शर्मा जी, पद का लोभ छोड़ देना चाहिए। अब शैलेंद्र दरबाई जी वाली पूरी पीढ़ी इस तरह की बात वसुंधरा राजे के लिए उन्हें, मैंने ये कहा कि उनकी माताजी इतनी बड़ी हमारी विदुषी रही, इसलिए उन्होंने त्याग किया है, वो उनकी बेटी है। तो आप ये सोच कैसे सकती है कि इस पे डिबेट? तो आपने खुद नहीं बता दिया कि वो पार्टी के अलग अगेंस्ट तो जाती नहीं, तो फिर बहस हम किस बात की कर रहे हैं, ये बताइए। जी जगदीश शर्मा जी को बोलने दीजिए। जी जगदीश जी। देखिए मीना जी, आपने आज क्वेश्चन तो ऐसा पूछा हुआ है जिसका जवाब कोई भी आदमी स्पष्ट तो देगा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसा है कि वसुंधरा जी क्या करेंगी। वसुंधरा जी वही करेंगी जो राजनीतिक तौर पे उनको करना चाहिए, या जो उनके दिमाग में होगा शायद। अगर पार्टी गुजरात में नरेंद्र मोदी जी का नाम चलता है, इसलिए गुजरात में उनके नाम पर वोट पड़ सकता है, अच्छी रिकॉर्ड तोड़ जीत हो सकती है। लेकिन कर्नाटक और हिमाचल के दो स्टेट ऐसे एक्सपीरियंस भी उनके लिए रहे जहां उनके नाम पे चुनाव लड़ा गया और वहां विफलता हासिल हुई। और बड़े नेता को, जैसा अरुण जी ने जो है हिंट भी किया है, जरा इशारा भी किया है, कि बड़े नेता को अगर आप अपनी पार्टी में जो उसका हक है, जो उसको होना चाहिए, वो नहीं देते हैं अपनी जिद के अंदर या कोई और कारण से, तो वो फिर आपके लिए नुकसानदायक भी साबित हो सकता है। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अगर नुकसानदायक साबित है, ये रिस्क भारतीय जनता पार्टी ले सकती है क्या? अभी सवाल ये होगा सामने पार्टी के कि क्या भारतीय जनता पार्टी ये रिस्क ले सकती है क्या, कि जैसा कर्नाटक में हुआ या हिमाचल में हुआ, उनके नाम पर चुनाव लड़ा गया और चुनाव के नतीजे क्या हुए, ये राजस्थान में भी रिस्क जा सकती है क्या? राजीव तिवारी जी, अगर वसुंधरा राजे जो हैं, वो उनका अंदाज राजशाही है, या उनका एटीट्यूड है, या उनके व्यक्तित्व में ये है कि वो झुकती नहीं है, तो ऐसा ही व्यक्तित्व मोदी और शाह भी दिखा रहे हैं। तो सवाल ये है कि किसी को तो झुकना पड़ेगा, अब सत्ता लानी है, और सत्ता मोदी शाह को चाहिए अभी, वसुंधरा राजे से भी कहीं ज्यादा। राजस्थान में जीतेंगे तो केंद्र में जीतेंगे, तो स्टेट पर वसुंधरा राजे कम है और मोदी शाह ज्यादा है। बिल्कुल। और अभी जगदीश जी ने कहा भी है कि वहाँ लोकल नेतृत्व को आगे नहीं करके कर्नाटक और हिमाचल में जो पार्टी का हश्र हुआ वो नहीं दोहराना चाहेंगे, और चाहिए भी नहीं, क्योंकि राज्यों का और केंद्र का अलग अलग पूरा सिस्टम होता है, और राज्य की जनता जो है वो राज्य के मुद्दों पर मतदान करती है, और लोकसभा के चुनाव में वो केंद्रीय मुद्दों को ध्यान में रखती है, राष्ट्र हित को ध्यान में रखती है, और प्रदेश के चुनाव में प्रदेश हित सर्वोपरि होता है। तो इनको ये ध्यान रखना ही चाहिए कि जब आपको मालूम है कि वसुंधरा राजे पिछले 9 साल 10 साल के अंदर आपके सामने नहीं झुकी, अरुण जी ने भी कहा कि वो एकमात्र नेता रही जो अपनी मजबूती के साथ खुद अकेली खड़ी रही बिना झुके, तो इस बार भी ये क्या संभव है कि ऐसा होगा? और नहीं होगा तो चुनाव के बाद आप देखिएगा कि कुछ विस्फोटक हो सकता है जी, क्योंकि आप देखिए गहलोत, हाँ कुछ अगर स्थितियां ऐसी ही बनी रही तो, जैसा मेरा आकलन है, अशोक जी भी कह चुके हैं वसुंधरा जी ने मेरी सरकार बचाने में बड़ी मदद की, उसको लेके भी प्रदेश के सारे नेता लगे हुए थे कि वसुंधरा जी के खिलाफ एक लाइन हाथ में आ जाए, अशोक जी कह दें कैसे मदद करी थी, वो पकड़ने के लिए 1 महीने तक अभियान चलता रहा, लेकिन किसी को कुछ नहीं मिला। तो आप देखिए कि एक दिन शो तो बनता है इस बात पर, 1 घंटा तो चर्चा करनी चाहिए कि आखिर अशोक गहलोत ने
वसुंधरा राजे का नुकसान करने के लिए किया, या क्या उनका उद्देश्य था ये बयान देने का कि वसुंधरा राजे ने मेरी सरकार बचाई? देखिए, उन्होंने संभावनाएं जिंदा रखी, उन्होंने संभावनाएं जिंदा रखी हैं जी। राजनीति में बिटवीन द लाइंस जो चीजें होती हैं उनको अगर समझना है तो उन्होंने संभावनाएं जिंदा रखी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आखिरी सवाल, जगदीश जी मुस्कुरा रहे हैं तो वो उसको भलीभांति समझ रहे हैं। तो जी इशारे आपकी समझ में आ रहे हैं, लेकिन जनता को समझ में आएंगे उसमें समय लगेगा। गुलाब बत्रा जी, तो जनता को समझ में आने के लिए अभी 4 महीने इंतजार करना होगा, क्योंकि राजनीति में कब क्या कैसे होगा ये मेरे ख्याल में कोई भविष्य वक्ता भी बिल्कुल एक्यूरेट तो नहीं बता सकता, बड़े से बड़ा ज्योतिष भी। तो राजनेताओं के मन में की था लेना बहुत बड़ी चीज है जी। बहुत बड़ी अनिश्चितता होती है राजनीति में। वसुंधरा राजे से बेहतर भला इसे कौन जानता है, और मोदी शाह ने भी इस अनिश्चितता को बहुत देखा है करीब से। बहरहाल आज जिस स्थिति में प्रदेश है, वहां पर आने वाले दिनों में वसुंधरा राजे को लेकर क्या तस्वीर बनती है देखना होगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मरुधरा की बात में आज मेरे साथ इतना ही। शाम 6 बजे हर दिन आपको लेकर आते हैं हम आपके सामने राजस्थान की राजनीति की तस्वीर, और मिलवाते हैं उन लोगों से जो नजर रखते हैं कड़ी पहने। नमस्कार।